इन द लास्ट वीडियो आई टॉक्ड अबाउट द गवर्नर और हमने गवर्नर को पूरा कंप्लीट कर लिया था। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी हम अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स देखी थी। हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर्स होती है जिसमें वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। तीन टाइप की इमरजेंसीज होती है, एक नेशनल इमरजेंसी, एक प्रेसिडेंट रूल और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। तो ये नेशनल इमरजेंसी होती क्या है? दूसरी बात, हमने जब गवर्नर के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि गवर्नर प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है कि स्टेट की मशीनरी सही से काम नहीं कर रही और इसलिए ही अब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है। उस केस में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव के पास सारी पावर्स आ जाती है, तो वो भी एक टाइप की इमरजेंसी है। तो इसलिए ही हम प्रेसिडेंट और गवर्नर के बाद अब हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे ताकि हमारी पूरी सीक्वेंस वो कंप्लीट होती चले। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी का मतलब क्या है। अब देखिए, नेशनल इमरजेंसी इट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये किसी स्टेट के ऊपर नहीं है। नेशनल इमरजेंसी ऑल दो इंडिया के किसी पार्ट में भी हो सकती है और उसके प्रोविजन सिर्फ वहां पे भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, बट नेशनल इमरजेंसी का मतलब ये भी है कि जो वो खतरा है वो पूरे नेशन के लिए खतरनाक है। उससे पूरे नेशन को प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इंटरनल सिक्योरिटी पूरी डिस्टर्ब हो सकती है, तो इसे हम नेशनल इमरजेंसी कहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आता है। वैसे आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट कुछ आर्टिकल्स हैं जिन्हें हमें पता होने चाहिए, जैसे नेशनल इमरजेंसी का, या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट था, गवर्नर का था, हमें इतना याद करने की जरूरत नहीं है कि प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा था, गवर्नर का आर्टिकल कौन सा था। इतना कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। वो लॉ के एग्जाम्स में हो सकता है, बट ऐसे यूपीएससी के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बट कुछ आर्टिकल्स फिर भी हमें पता होना चाहिए, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स। उसी तरह हमें नेशनल इमरजेंसी का भी आर्टिकल पता होना चाहिए। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में डिफाइन कर रखी है। ठीक है, अब हमें पता है कि नेशनल इमरजेंसी लगाता कौन है? प्रेसिडेंट, पहली चीज। और प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाएगा कब? जब इंडिया की सिक्योरिटी पे खतरा हो। खतरा किस चीज से हो? ठीक है, ये पता चल गया कि नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। दूसरी चीज, नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जब इंडिया की सिक्योरिटी पे खतरा हो। अब तीसरी चीज हम देखेंगे कि कैसे, किस टाइप का खतरा, ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। या तो वॉर हो, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर आर्म रेबेलियन हो। तो नेशनल इमरजेंसी में तीन टाइप के खतरे बता रखे हैं इंडिया की सिक्योरिटी पे। एक तो है वॉर, एक है एक्सटर्नल एग्रेशन और एक है आर्म रेबेलियन। होंगे तब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा, प्रोक्लेमेशन कर देगा। प्रेसिडेंट तब भी कर सकता है जब उसे लगे कि ये सब चीजें होने वाली है। मतलब अभी तक ये सब चीजें हुई नहीं है, ना अभी वॉर हुई, ना अभी आर्म रिबेलियन हुई, ना एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ, बट प्रेसिडेंट को पूरा यकीन है कि ये सब चीजें हो सकती है, वो पूरा सेटिस्फाइड है। तो उस केस में भी वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। कब करेगा? जब इंडिया की सिक्योरिटी पे खतरा हो। क्या कैसा खतरा? या तो वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर आर्म रेबेलियन हो। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। जो ये वॉर है, ये वाला, और ये एक्सटर्नल एग्रेशन है, इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी और एक इंटरनल इमरजेंसी। और जो आर्म रिबेलियन है, इसे हम कहेंगे इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, तो हमें पता चल गया। और नेशनल इमरजेंसी तीन टाइप की इमरजेंसीज होती है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब नेशनल इमरजेंसी में भी दो टाइप की इमरजेंसीज है, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी और सेकंड इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी तब होगी जब वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन का खतरा होगा, यार वो इवेंट्स हो चुके होंगे। और इंटरनल इमरजेंसी तब लगेंगी, उसे तब कहेंगे जब आर्म्ड रेबेलियन हो।
तो यहाँ पे ये लिखा है, व्हेन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन इट इज एक्सटर्नल इमरजेंसी, एंड व्हेन डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन इट इज इंटरनल इमरजेंसी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये भी बता दिया, या तो ये पूरे इंडिया पे लग सकती है या फिर इंडिया के कुछ पार्ट्स पे भी लग सकती है। ये जो प्रोविजन है ये 42nd अमेंडमेंट में दिया गया है 1976 के। अब आप एक और चीज देखिए, प्रेसिडेंट अगर कोई नेशनल इमरजेंसी चल रही है ऑलरेडी, उसके बाद भी वो एक और प्रोक्लेमेशन ला सकता है। मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी चल रही है उसके बाद भी फिर भी वो नेशनल इमरजेंसी फिर से लगा सकता है, और ये 38 अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ था 1975 में। तो ही कैन ऑल्सो इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस इवन इफ अर्लियर प्रोक्लेमेशन इज इन ऑपरेशन। मतलब अगर पहले से ही नेशनल इमरजेंसी चल रही है तो वो फिर से नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। ये 38 अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था। अब आप एक चीज नोटिस करिए, ये 38 अमेंडमेंट एक्ट आया था 1975 में, और जो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था ये आया था 1976 में। अब आप देखिए, जो हमारी सबसे पहली इमरजेंसी थी वो थी 1962 में, ये तब हुई थी जब चाइना के साथ वॉर हुई थी। फिर हमारी इमरजेंसी लगी थी 1971 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी। फिर थर्ड टाइम इमरजेंसी लगी थी हमारी 1975 में, और जब ये 1971 वाली इमरजेंसी खत्म नहीं हुई थी, पर तभी ये 1975 में इमरजेंसी फिर से लग चुकी थी। मतलब जो ये वाला अमेंडमेंट है पहले ये निकाला गया था और उसके बाद 1975 में ही दूसरी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। तो यही रीजन था इस वाले अमेंडमेंट एक्ट को निकालने के लिए, कि प्रेसिडेंट की पहले से प्रोक्लेमेशन चल रही है, 1971 की चल रही है, बट 1975 में प्रेसिडेंट ने फिर से प्रोक्लेम कर दिया कि नेशनल इमरजेंसी है। तो 38 अमेंडमेंट एक्ट इसलिए इनएक्ट हुआ था ताकि फिर से नेशनल इमरजेंसी लगा सके। और जो नेशनल इमरजेंसी थी ये थी इंटरनल डिस्टरबेंस के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इंटरनल डिस्टरबेंस तो नहीं बताया, मैंने तो ये बताया था कि नेशनल इमरजेंसी तब लगती थी जब वॉर होती थी, एक्सटर्नल एग्रेशन होता था। ये दोनों एक्सटर्नल इमरजेंसी हो गई, और इंटरनल इमरजेंसी के लिए आर्म रिबेलियन होती थी, तो ये इंटरनल डिस्टरबेंस पे कैसे लगा दी इन्होंने। अब देखिए, जो ये वाली इमरजेंसी थी 1975 की, ये काफी कंट्रोवर्शियल है। 1975 की इमरजेंसी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। ऐसा बोला जाता है कि ये वाली इमरजेंसी अपने पॉलिटिकल गेन के लिए लगाई गई थी। 1977 में ये वाली इमरजेंसी खत्म हो जाती है, फिर दूसरी सरकार आती है, इंदिरा गांधी की सरकार हट जाती है, दूसरी सरकार आ जाती है, और वो फिर इस वाले इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज कर देंगे। 44th अमेंडमेंट एक्ट आएगा और उसमें जो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस था उसे चेंज करके आर्म रिबेलियन कर देंगे। तो मतलब जो तीनों इमरजेंसीज लगी है उस टाइम पे ये आर्म रिबेलियन नहीं था, आर्म रिबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा गया था। बट 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म रिबेलियन कर दिया। क्यों करा था? ताकि इंटरनल डिस्टर्बेंस का कोई मिसयूज ना कर सके। इंटरनल डिस्टर्बेंस काफी बड़ा ब्रॉड टर्म था, इसके काफी इंटरप्रिटेशंस निकाले जा सकते थे। तो इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर ही उसका गलत फायदा उठाया था इमरजेंसी का, और नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ग्राउंड से कैसे कैसे उसने नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करा था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया पूरा क्या क्या ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी जब इंडिया की सिक्योरिटी खतरे में हो, और किस चीज से खतरे हो, या तो वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर आर्म रिबेलियन हो। वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन को हम बोलेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी, और आर्म रिबेलियन को हम बोलेंगे इंटरनल इमरजेंसी। और प्रेसिडेंट या तो तब ये डिक्लेयर कर सकता है जब ये सब चीजें हो चुकी हो, जब इवेंट्स चल रहे हो, या वो तब भी कर सकता है जब उसे लग रहा हो, वो पूरा सेटिस्फाइड हो कि ये सब चीजें होने वाली है। पहली चीज तो ये थी, हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। 38 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर कोई इमरजेंसी पहले से चल रही है, कोई प्रोक्लेमेशन पहले से निकला हुआ है, प्रेसिडेंट फिर से उसी टाइम पे कोई भी प्रोक्लेमेशन निकाल सकता है। तो ही कैन ऑल्सो इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन, अलग अलग प्रोक्लेमेशन निकाल सकता है जब पहले वाला भी ऑपरेशन में हो। ये 38 अमेंडमेंट एक्ट में आया था। ठीक है, उससे पहले ऐसा था कि अगर पहले कोई प्रोक्लेमेशन चल रहा है, पहले उसे खत्म होने दो, उसके बाद ही
दूसरा प्रोक्लेमेशन निकाल सकते हो। बट 38 अमेंडमेंट एक्ट में ये आया कि तुम दूसरा प्रोक्लेमेशन भी निकाल सकते हो जब पहले वाला ऑपरेशन में हो। और उसी के बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1975 में ही थर्ड नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। सेकंड अभी ऑपरेशन में थी, बट थर्ड नेशनल इमरजेंसी उन्होंने लगा दी थी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। और इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को फिर हटा दिया गया था क्योंकि इसका काफी मिसयूज करा था इंदिरा गांधी ने। इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के लिख दिया था आर्म्ड रिबेलियन, और ये लिखा था 1978 में। 1977 में नेशनल इमरजेंसी थी वाली खत्म हो गई थी, और 1978 में नई गवर्नमेंट बनी थी। नई गवर्नमेंट ने इसे अमेंड करके आर्म रेबेलियन कर दिया था। अब देखिए अब क्या सिनेरियो है। पहले प्रेसिडेंट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता था, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे करा था या फिर जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे करा था। 1962 पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाई और जब चाइना के साथ वॉर हुई थी तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने ही प्रेसिडेंट को रिकमेंड करा और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। 1971 में भी इंदिरा गांधी थी। 1971 में इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट से बोला और प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी। फिर 1975 में भी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी और उन्होंने प्रेसिडेंट को रात ही रात बोल दिया। मतलब उनके कैबिनेट को भी पता नहीं था कि नेशनल इमरजेंसी लगने वाली है, उनके मिनिस्टर्स को तक पता नहीं था, किसी को भी पता नहीं था। रात ही रात इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट के घर गई और प्रेसिडेंट से बोल दिया कि तुम्हें नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। और जैसे ही सुबह हुई, किसी को पता भी नहीं था, अखबारों में आने लगा कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। ठीक है, तो इस चीज का गलत फायदा उठाया था। तो ये हटा के 1978 का जो अमेंडमेंट आया था, 44th अमेंडमेंट, जब नई सरकार आई थी जिसने जो अमेंडमेंट लाई थी, उन्होंने एक और प्रोविजन डाला कि अब प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे इमरजेंसी नहीं लगेगी। प्रेसिडेंट तभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है जब उसे रिटन रिकमेंडेशन मिले कैबिनेट से। ठीक है, सिर्फ ये मतलब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे लगा दो जैसे पहले लगाते थे। तभी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी on the recommendation of the Prime Minister and the Council of Ministers, his cabinet। तो पहले प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा, फिर जो कैबिनेट होगा या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, वो प्रेसिडेंट को एक रिटन लेटर देंगे, उसमें वो रिकमेंड करेंगे कि हाँ नेशनल इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, तब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाएगा। ये भी 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद ही आया था। ये इसलिए आया ताकि फिर से कोई मिसयूज ना कर सके। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हो तो वो फिर से नेशनल इमरजेंसी सिर्फ अपने आप अकेले कहने पे ना लगा दे। तो एक आदमी के पास इतनी पावर देना सही बात नहीं थी। देखे देखी थी पावर, इंदिरा गांधी ने काफी मिसयूज करा था। हम देखेंगे इंदिरा गांधी ने क्या क्या करा था नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। अब मैंने आपको बताया 1975 में प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी ने। उससे पहले उन्होंने एक एक्ट इशू करा था 1975 में ही, ये 75 है, 74 नहीं है, इसे मैं करेक्ट कर दूंगा। तो 1975 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इशू करा था जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली थी। एक तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, उन्होंने बोला था कि अगर पहले से कोई प्रोक्लेमेशन हो रखा है नेशनल इमरजेंसी का तो प्रेसिडेंट कैन इशू न्यू प्रोक्लेमेशन। ठीक है, ये उन्होंने बोला था, हम देख चुके हैं। इसमें एक और उन्होंने फीचर ऐड करा कि जो नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन होगा वो जुडिशियल रिव्यू से उसे इम्यूनिटी मिलेगी। तो डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। ये हम वैसे तब पढ़ने वाले हैं जब हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको जुडिशियल रिव्यू का मतलब बताऊंगा। बट मैं आपको अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ। जुडिशियल रिव्यू का ये मतलब होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ लाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, जो फंडामेंटल राइट्स छीनना चाहते हो से लोगों की, कुछ ऐसा प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायर्स हो या फिर वो एथिकली या मॉरली सही ना हो, तो उसके ऊपर जब कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेती है, सुओ मोटो मतलब अपने आप से खुद से कोई एक्शन लेती है, तो उसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ लाया जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स हमारी खत्म हो जाएगी, तो कोर्ट खुद एक्शन लेगी और उस लॉ का जुडिशियल रिव्यू करेगी और फिर उसके बाद वो उस पर जजमेंट डालेगी। बट 38 अमेंडमेंट जो हमने पढ़ा था 1975 में आया था,
जिसमें प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ा दिया था। ये हो गया था कि प्रेसिडेंट तब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है जब पुराना वाली खत्म ना हो, मतलब पहले वाली ऑपरेशन में हो बट नई प्रोक्लेमेशन ला सकते हैं। इसी वाले एक्ट में एक और फीचर ऐड करा था और उसमें यह था कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसका डिक्लेरेशन होगा वो जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट को बाहर रखा गया था, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को खत्म करने की कोशिश करी गई थी। ऐसा इसलिए करा था क्योंकि जो नेशनल इमरजेंसी 1975 वाली है वो इलीगल थी, वो अपने खुद के फायदों के लिए करी थी। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेंशन ना करे, क्योंकि अगर इंटरवेंशन करता तो इंदिरा गांधी का सच्चाई सबको सामने आ जाती। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेंशन ना करे, जुडिशियल रिव्यू ना दे, इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर को खत्म कर दिया गया था। तो डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ये उन्होंने कर दिया था। बट हमने देखा कि 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में, जब नई गवर्नमेंट आई थी, और उन्होंने ये वाला रिकमेंडेशन कर दिया था कि कैबिनेट की अप्रूवल होनी चाहिए, तभी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही नहीं कर सकता। उसी में उन्होंने इस वाले जो ऐड करा था कि जुडिशियल रिव्यू मेन रह सकता है, वो हटा दिया था। मतलब अब फिर से जुडिशियल रिव्यू हो सकता है नेशनल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन पे। तो नई जो गवर्नमेंट बनी थी जनता पार्टी की, उन्होंने काफी अच्छे स्टेप लिए थे। जो जो गलत इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने करा था वो उन्होंने जनता पार्टी गवर्नमेंट ने सही करा था। और सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये इस्टेब्लिश भी कर दिया था। मिनरेगा मिल्स केस हुआ था। अब मैं नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना नाम याद होना चाहिए कि मिनरेगा मिल्स केस हुआ था 1980 में। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि जो नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन हुई, जो डिक्लेरेशन हुआ, वो कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। मतलब जो जुडिशियल रिव्यू है कोर्ट वो कर सकती है, और अगर वो मैलिफाइड है तो उसे हटा दिया जा सकता है, और डिक्लेरेशन को भी कैंसिल कर दिया जाएगा, और जो नेशनल इमरजेंसी अगर लग भी रही है उसे भी हटा दिया जाएगा। तो हमने देखा कि प्रेसिडेंट पहले से प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता था, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट जो आया, जो नई गवर्नमेंट लाई थी, अब प्रेसिडेंट को कैबिनेट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, रिटन रिकमेंडेशन कैबिनेट देगा और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा, उसके बाद ही प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। पहली चीज ये। और इसी अमेंडमेंट में ये भी बोला गया था कि जो जुडिशियल रिव्यू को हटाया गया था नेशनल इमरजेंसी के ऊपर से, वो भी हम प्रोविजन डिलीट करते हैं, मतलब जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और मिनरेगा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ये इस्टेब्लिश कर चुका है कि नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेन कर सकता है। अब हम देखेंगे पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। ये तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का रोल हमने देखा नेशनल इमरजेंसी में कैसे करेंगे। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा, फिर कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को रिटन रिकमेंडेशन देके और प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को लगा देगा। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी लग गई, बट अब उस प्रोक्लेमेशन को 1 महीने के अंदर दोनों हाउसेज में अप्रूव या पास होना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी लगाई, कैसे लगाई? पहले प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस करी, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रिटन रिकमेंडेशन दिया, प्रेसिडेंट ने साइन करके नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन कर दिया। अब बट जो वो प्रोक्लेमेशन है वो पार्लियामेंट में जाएगा और दोनों हाउस को उसे 1 महीने के अंदर अप्रूव करना पड़ेगा। पहले ये जो पीरियड था 1 महीने का, ये 2 महीने थे, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इसे 1 महीना कर दिया ताकि मिसयूज ना हो, या फिर ज्यादा टाइम ये नेशनल इमरजेंसी बिना बात में लगी ना रहे। तो प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। इसमें तो कुछ समझने वाला बात नहीं है, बस जैसे ही प्रोक्लेमेशन हो गया नेशनल इमरजेंसी तो लग गई, बट उस इमरजेंसी को अब 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, तभी वो आगे तक रहेगी। ठीक है, अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती, कैंसिल कर देती है, डिसअप्रूव कर देती है, तो नेशनल इमरजेंसी वो तभी खत्म हो जाएगी। सारी चीज ये। बट जब प्रोक्लेमेशन करा प्रेसिडेंट ने और उस टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व है, ठीक है, हमें पता है कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, हम देखेंगे आगे जब हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और राज्यसभा परमानेंट है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, राज्यसभा हमेशा रहती है, बट लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। अब डिसॉल्व कब होती है? जब पूरा टेन्योर खत्म हो जाता है, 5 साल जब पूरे खत्म हो जाते हैं तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। दूसरा हमने देखा था
कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, तब भी लोकसभा तब भी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा और प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। दूसरा, और प्रेसिडेंट तब भी डिसॉल्व कर सकता है जब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करे कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, तब भी प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। तो तीन चीजों में लोकसभा डिसॉल्व होती है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, बट मैं अभी आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ। तो अगर प्रोक्लेमेशन जब इशू हुआ, प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया और हमने देखा 1 महीने के अंदर दोनों हाउसेस पार्लियामेंट को पास होना चाहिए, दोनों हाउसेस पास कर देने चाहिए उस प्रोक्लेमेशन को, बट अब लोकसभा ही डिसॉल्व है या फिर लोकसभा 1 महीने में डिसॉल्व हो चुकी है और उसने प्रोक्लेमेशन को अप्रूव नहीं करा, तब क्या होगा? तो प्रोक्लेमेशन तब तक चलता रहेगा जब तक लोकसभा फिर से नहीं स्टैब्लिश होती, और जैसे ही वो स्टैब्लिश होगी उसके 30 दिनों के अंदर सबसे पहले लोकसभा को अप्रूव करना पड़ेगा। बट ये एक कंडीशन है, राज्यसभा को इस टाइम पे अप्रूव कर देना चाहिए। फिर से बताता हूं, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। लोकसभा टेम्परेरी होती है और राज्यसभा परमानेंट होती है। लोकसभा 3 तरीके से डिसॉल्व हो सकती है। एक तो जब 5 साल खत्म हो गए, इनके 5 ईयर्स का टेन्योर खत्म हो गया। दूसरा, जब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को बोला कि लोकसभा को डिसॉल्व कर लो। और तीसरा, जब लोकसभा ने बोला, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तुम निकलो। इन 3 टाइप से लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। अब मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है और प्रेसिडेंट ने तभी प्रोक्लेमेशन इशू करा, या फिर जब प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन इशू करा, लोकसभा 1 महीने के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और उसने उसे प्रोक्लेमेशन को एक्सेप्ट भी नहीं करा या फिर अप्रूव नहीं करा। तो लोकसभा जब बनेगी, कभी भी बने, 6 महीने बनती है वैसे, तो लोकसभा जब भी बनेगी तब उसे अप्रूव करना पड़ेगा 30 दिनों के अंदर। बट इस टाइम तक, मतलब जब तक लोकसभा नहीं बनती उस टाइम तक राज्यसभा को अप्रूव कर देना चाहिए। So if the proclamation issued at the time when Lok Sabha is dissolved or the dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 1 month without approving the proclamation, मतलब अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई और उस टाइम पे प्रोक्लेमेशन आया, या फिर प्रोक्लेमेशन या फिर प्रोक्लेमेशन तब आया जब लोकसभा डिसॉल्व होने वाली है और वो अप्रूव नहीं कर पाई 1 महीने के अंदर, तब प्रोक्लेमेशन चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक लोकसभा फिर से बैठेगी और 30 दिनों के अंदर उसे साइन करने पड़ेगी लोकसभा को। बट उसकी एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट द राज्यसभा हैज इन द मीन टाइम अप्रूव्ड इट। राज्यसभा को उस टाइम तक, जब तक लोकसभा अपॉइंट नहीं होती, रीस्टैब्लिश नहीं होती, तब तक राज्यसभा को उसे अप्रूव करना पड़ेगा। अगर राज्यसभा उसे डिसअप्रूव कर देगी तो फिर जो प्रोक्लेमेशन है वो खत्म हो जाएगा, इट सीज टू एग्जिस्ट। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन इशू करा, पहले प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस करा, फिर कैबिनेट ने रिटन रिकमेंडेशन दे दिया। अब पार्लियामेंट को उसे 1 महीने के अंदर अप्रूव करना पड़ेगा। हमने देखा कि पार्लियामेंट को 1 महीने के अंदर उसे अप्रूव करना होता है। अब मान लीजिए पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, तो जो वो प्रोक्लेमेशन है, जो वो इमरजेंसी है, वो 6 महीने तक चलती रहेगी। जब तो जो नेशनल इमरजेंसी का टाइम है, जो ऑटोमेटिक टाइम है, वो 6 महीने है। एक बार अप्रूव हो गई तो फिर वो 6 महीने तक चलती रहेगी, बट वो एक्सटेंड हो सकती है इनडेफिनेट टाइम के लिए। वो 10 साल, 15 साल, 20 साल तक एक्सटेंड होती रहेगी। बस हर 6 महीने में उसे वापस अप्रूव करना पड़ेगा दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस, प्रोक्लेमेशन कंटिन्यूज फॉर 6 months एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इंडेफिनिट पीरियड विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 months। मतलब पार्लियामेंट को हर 6 महीने में उस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसे 1 महीने में करना ही पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट को लगता है कि हाँ नेशनल इमरजेंसी आगे भी चलती रहनी चाहिए, तो उसे हर 6 महीने में अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अप्रूव नहीं करी तो नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। और ये वाला प्रोविजन भी 44th अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया है। 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले, मतलब 1978 का जो एक्ट आया था, उससे पहले क्या होता था? उससे पहले ये होता था कि एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूव कर ली, तब तो 2 महीने में अप्रूव कर सकते थे। हमने यहाँ पे देखा जो 1 महीने वाला टाइम है, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट ही लाया है। तो उससे पहले तो 2 महीने में हुआ था। तो क्या होता था कि नेशनल इमरजेंसी लग गई, 2 महीने में पार्लियामेंट अप्रूव कर दिया। अब एक बार अप्रूव हो गया, वो इनडेफिनेट टाइम तक के लिए है, बीच बीच में उसे अप्रूव करने की जरूरत नहीं है। बस पार्लियामेंट का रोल खत्म। पार्लियामेंट का रोल इतना ही था कि 2 महीने के अंदर उसे अप्रूव करनी है, बस खत्म।
बट 1978 में फिर से एक सेफ गार्ड डाला गया ताकि नेशनल इमरजेंसी को मिसयूज ना कर पाए, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी तो इससे काफी मिसयूज कर सकते हैं। दैट इज वाई इतने सारे सेफ गार्ड है। 1978 का जो एक्ट है, 44th अमेंडमेंट एक्ट, उसमें बहुत सारे सेफ गार्ड दे दिए। तो उसमें से ही एक ये है, अब हर 6 महीने में पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा। पहले ये ऐसा नहीं था। अब एक और इम्पोर्टेंट, अभी मैंने आपको बताया कि प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट को पास करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर। अब वो पास कैसे करेंगे? किसी भी हाउस को, मान लीजिए सबसे पहले वो प्रोक्लेमेशन गया राज्यसभा में, ठीक है, अब राज्यसभा को उसे स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। फिर वहां से वो जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकती है। पर अगर वो लोकसभा में गया तो लोकसभा को स्पेशल मेजोरिटी में पास करना पड़ेगा, और फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा को सिंपल मेजोरिटी। तो जिस भी हाउस में सबसे पहले जाएगा प्रोक्लेमेशन, उस हाउस को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, और दूसरे हाउस में फिर वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। अब आप सोचोगे कि स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी होती क्या है, मैं आपको बताता हूं। स्पेशल मेजोरिटी में सबसे पहला स्टेप होता है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है, मान लीजिए लोकसभा में गया, लोकसभा में मेंबर्स है 550, 550 जो टोटल मेंबर्स है उसमें मेजॉरिटी देखी जाएगी। मतलब 550 में से हम ये मान लीजिए अगर 226 ने पास कर दी तो कितने बचे? 224। 224 ने मना कर दिया तो सिंपल मेजॉरिटी हो गई, 226 ने पास कर दिया। पहली चीज तो ये, पहला स्टेप तो ये कि 550 में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है, जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है उसे पहले पास करना पड़ेगा, उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो 550 जैसे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है तो इसमें मेजॉरिटी क्या होगी? 226, ठीक है, पहले तो वो पास होगा। तो दूसरा स्टेप क्या है इसमें? लोकसभा में, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा में अब कितने लोग प्रेजेंट है, ये तो टोटल है, बट हमेशा हर कोई प्रेजेंट नहीं होता, बहुत सारे एमपी छुट्टी पे भी होते हैं। तो 550 में से, ये तो टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप है, तो 550 में जो भी मेजोरिटी आएगी वो पहला स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप हो गया कि कितने लोग आए हैं लोकसभा में, कितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है, कितने लोग वोट कर रहे हैं। अब मान लीजिए 550 में से सिर्फ 400 लोग आए हैं। अब 400 लोग में 2/3 लोगों को पास करना पड़ेगा। तो 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 500 वाला है टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप, और दूसरा वाला है प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो स्पेशल मेजोरिटी इसे कहते हैं। जिस हाउस में भी वो पहले इंट्रोड्यूस होगा तो उसमें पहले स्पेशल मेजोरिटी होगी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2 स्टेप्स होते हैं। पहला जो टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप है उसमें मेजोरिटी से पास होगा, फिर जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, मतलब फिर से वो पास बिल रखा जाएगा, और उस टाइम पे जब टोटल, इस टाइम पे जो जितने नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट है, अगर मान लीजिए 550 में से सिर्फ 400 की अटेंडेंस है, तो उन चारों में से 2/3 लोगों को पास करना पड़ेगा। इसे कहते हैं प्रेसिडेंट वोटिंग, और तब फिर वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, फिर मान लीजिए वो राज्यसभा में गया, और राज्यसभा में बस सिंपल मेजोरिटी चाहिए और वो पास हो जाएगा। तो ठीक है, आ गया पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन समझ में। ये थोड़ा टेक्निकल है, एक बार आप फिर से सुनिए ध्यान से और फिर समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले जो प्रोक्लेमेशन हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर ने या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट से पास करवाया, वो 1 महीने के अंदर दोनों हाउसेज में पास हो जाना चाहिए। पहली चीज ये, पास कैसे होगा? किसी भी हाउस में पहले स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, और दूसरे हाउस में वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजोरिटी में सबसे पहले देखा जाएगा टोटल नंबर ऑफ मेंबर की मेजोरिटी। अगर 550 है तो 550 में से जो भी मेजोरिटी आएगी पहले उससे पास होगा। फिर दूसरे में जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है मेंबर, उनमें 2/3 पास कर देने चाहिए। मान लीजिए अगर 400 लोग हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो 400 लोग लोकसभा में प्रेजेंट है, तो 400 के 2/3 पास कर देने चाहिए, तो ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। फिर ये दूसरे हाउस में जाएगा, राज्यसभा में, और राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी से ही ये पास हो जाएगा। तो ठीक है, प्रोक्लेमेशन 1 महीने के अंदर ऐसे इस पूरे प्रोसीजर को करते हुए पास हो जाना चाहिए। पहली चीज तो ये जो पीरियड था पहले 2 महीने का था, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट ने 1978 में आया था, जो जनता पार्टी लाई थी, उसने ये पीरियड 2 महीने से 1 महीने तक कर दिया ताकि मिसयूज ना हो।
ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मान लीजिए जब ये प्रोक्लेमेशन इशू हुआ तब लोकसभा डिसॉल्व हो रखी थी, हमने देखा लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो लोकसभा डिसॉल्व हो रखी थी, या फिर जब प्रोक्लेमेशन आया लोकसभा डिसॉल्व होने वाली थी और वो प्रोक्लेमेशन को पास नहीं कर पाई, तो ये प्रोक्लेमेशन चलता रहेगा जब तक लोकसभा फिर से नहीं आएगी, फिर से स्टैब्लिश नहीं होगी, और 30 दिनों के अंदर स्टैब्लिश होने के बाद उसे पास करना पड़ेगा। बट एक कंडीशन है इसकी, इस टाइम तक राज्यसभा को अप्रूव कर देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। अगर दोनों हाउसेज ने 1 महीने के अंदर ही अप्रूव कर दिया तो जो इमरजेंसी है वो 6 महीने तक चलेगी, और 6 महीने के बाद अगर फिर से आगे बढ़ानी है तो उसे 6 महीने बाद फिर से उसे पास करना पड़ेगा। तो मतलब इनडेफिनेट पीरियड तक नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, बट कंडीशन ये है कि हर 6 महीने में उसे पास करवाना पड़ेगा। पहले बार तो 1 महीने में करवाना पड़ेगा, बट फिर हर 6 महीने में उसे पास कराना पड़ेगा अगर उसे कंटिन्यू रखना है। तो ये थी पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। हमने बात करी कि प्रोक्लेमेशन होता कैसे था, पार्लियामेंट्री अप्रूवल हमने देखी 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट को अप्रूव करना चाहिए, और फिर हर 6 महीने में पार्लियामेंट उसे अप्रूव करती रहेगी, तभी नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी। तो 6 महीने तक नेशनल इमरजेंसी रहती है, बट अगर उसे अनलिमिटेड टाइम तक रखना है तो हर 6 महीने में पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। कोई भी हाउस स्पेशल मेजोरिटी का पहले वोट देगा, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, वहां पे सिंपल मेजोरिटी होगी, ऐसे अप्रूव होती है। बट अगर अब रिवोक करना है तब क्या होगा? तो रिवोक भी प्रेसिडेंट करेगा, जैसे प्रोक्लेमेशन भी प्रेसिडेंट करता था, रिवोक भी प्रेसिडेंट करेगा। बट अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, प्रोक्लेमेशन के टाइम पे प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन करता था और फिर पार्लियामेंट को 1 महीने के अंदर उसे अप्रूव करना होता था। हमने देखा था कि 1 महीने के अंदर करना पड़ता था। 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले ये वाला टाइम पीरियड 2 महीने का था। बट रिवोकेशन के टाइम पे ऐसा नहीं है, रिवोकेशन में प्रेसिडेंट रिवोक कर सकता है और कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक है, अब जब हो गई नेशनल इमरजेंसी खत्म कर रहा है तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल की क्या जरूरत है, सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा, तो पार्लियामेंट का इसमें क्या रोल? कुछ नहीं। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी वो पावर यूज कर रहा है तो पार्लियामेंट चेक करेगी कि वो पावर सही यूज कर रहा है या नहीं। बट अब जब वो अपनी पावर वापस दे रहा है, मतलब पावर को खत्म कर रहा है, तो इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, तो पार्लियामेंट की कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। पहली चीज ये। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था, हर 6 महीने में पार्लियामेंट को अप्रूव करनी पड़ेगी नेशनल इमरजेंसी, अगर 6 महीने के आगे कंटिन्यू करना है। अनलिमिटेड टाइम के लिए कंटिन्यू हो सकती है, बट शर्त यही है कि पार्लियामेंट हर 6 महीने में उसे वापस अप्रूव करे। बट अब अगर लोकसभा उसे डिसअप्रूव कर देती है, याद रखिए, लोकसभा, राज्यसभा नहीं, लोकसभा, अगर लोकसभा डिसअप्रूव कर देती है तो फिर प्रेसिडेंट को रिवोक करनी पड़ेगी। मतलब अगर लोकसभा डिसअप्रूव कर देती है कि हम 6 महीने के आगे इसे नहीं बढ़ा रहे, तो प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसे नेशनल इमरजेंसी रिवोक करनी पड़ेगी, अपना प्रोक्लेमेशन रिवोक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अप्रूव तो ठीक है करना है, 1 महीने के अंदर अप्रूव करना है। ठीक है, डिसअप्रूव करे वो बात अलग है, बट अप्रूव करना है। बट अगर अब प्रेसिडेंट चाहता है कि नेशनल इमरजेंसी और ज्यादा कंटिन्यू रहे, जैसे 75 वाली इमरजेंसी 77 तक चली थी, 2 साल चली थी, उसमें था कि अनलिमिटेड टाइम तक चल सकती थी। बट नया जब अमेंडमेंट आया था 44th अमेंडमेंट, उसमें यह था कि 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। तो अगर ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं मिलती 6 महीने वाली, अगर पार्लियामेंट चाहती है कि नहीं आगे ना बढ़े, तो लोकसभा ने अगर डिसअप्रूव कर दिया तो प्रेसिडेंट को रिवोक करनी पड़ेगी। ये फीचर 44th अमेंडमेंट एक्ट में ही आया है, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। इससे पहले क्या था? इससे पहले तो 6 महीने वाला पीरियड ही नहीं था। एक बार लोकसभा या फिर राज्यसभा पार्लियामेंट उसे अप्रूव कर देती है 2 महीने के अंदर, तो फिर वो अनलिमिटेड टाइम के लिए रहता था। बट जब ये 1978 का अमेंडमेंट एक्ट आया तो 6 महीने, 2 महीने वाला पीरियड 1 महीने तक करा, और 6 महीने में अब अप्रूव करनी पड़ेगी पार्लियामेंट को। लोकसभा ने अगर डिसअप्रूव कर दी तो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। 44th अमेंडमेंट एक्ट एक और तरीका बताता है रिवोक करने का। ये भी 44th अमेंडमेंट एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है। अगर 1/10 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यहाँ पे लोकसभा आएगा, मैं एडिट कर दूंगा ये भी, अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर ने एक रिटन नोटिस दिया स्पीकर को, ठीक है, अब मान लीजिए पार्लियामेंट सेशन में है और 6 महीने अभी हुए नहीं है, 6 महीने तक कंटिन्यू है, 6 महीने भी हुए नहीं है, तो 6 महीने के बाद चलो वो वोटिंग होगी, उसमें डिसअप्रूव करे, वो बात अलग है।
बट 6 महीने से पहले ही अब पार्लियामेंट में या लोकसभा में लोगों को लग रहा है कि अब जरूरत नहीं है या फिर गलत इस्तेमाल हो रहा है, अब हम इसे रिवोक करना चाहिए। तो उस हाउस के, लोकसभा के हाउस के 1/10 लोगों को स्पीकर को एक रिटन नोटिस देना पड़ेगा। जब वो स्पीकर रिटन नोटिस लेगा तो एक स्पेशल सिटिंग होगी हाउस की 14 दिनों के अंदर ही। जैसी वो नोटिस मिलेगा स्पीकर को, उसके 14 दिनों के अंदर ही एक स्पेशल मीटिंग होगी, स्पेशल सिटिंग होगी, और फिर उसमें कंसिडर करेंगे कि इसे डिसअप्रूव करना है। ठीक है, तब उसमें डिसअप्रूव करेंगे और प्रोक्लेमेशन खत्म हो जाएगी, तभी नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। ये भी 44th अमेंडमेंट एक्ट में आया है। इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। इससे पहले तो जब तक प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा तब तक नेशनल इमरजेंसी खत्म नहीं होगी। और जहां पे मैं प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इससे पहले तो ये था, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट में आया। अब मान लीजिए 6 महीने तक का टाइम था, 1 महीने हो गए, नेशनल इमरजेंसी को इन्होंने अप्रूव कर दिया। अब अगली जब भी इन्हें अप्रूव होने होगी वो 6 महीने बाद होगी। बट 6 महीने से पहले ही अगर लोगों को लगता है, एमपीज को लगता है कि ये अब खत्म कर देनी चाहिए, तो लोकसभा के 1/10 मेंबर एक रिटन नोटिस देंगे स्पीकर को। स्पीकर 14 दिनों के अंदर एक स्पेशल सिटिंग बैठाएगा और फिर इसमें डिस्कशन होगा और फिर वहां पे उसे डिसअप्रूव कर दिया जाएगा। अब एक और चीज, स्पीकर को नोटिस तभी देंगे जब पार्लियामेंट सेशन में हो। बट अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और पहले ही डिसअप्रूव करना है, मतलब नेशनल इमरजेंसी को खत्म करना है, रिवोक करना है, तो कौन करेगा? किसे नोटिस देना पड़ेगा? तब देंगे प्रेसिडेंट को। तो 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा will send notice to the president, and then president within 14 days will ask a special sitting of a house of the Lok Sabha, and they will consider if the national emergency will remain or not. Okay, so this feature is also added by 44th Amendment Act of the Constitution. अब मैं आपको डिसअप्रूवल और अप्रूवल के रेजोल्यूशन में एक दो डिफरेंस बताना चाहता हूँ। जो डिसअप्रूवल का रेजोल्यूशन है वो सिर्फ लोकसभा पास कर सकती है। मैंने ये बताया ना, द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक इफ लोकसभा डज पास अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन। राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। तो अगर लोकसभा को 6 महीने के आगे कंटिन्यू नहीं करना तो लोकसभा डिसअप्रूवल का मोशन पास कर देगी। और हमने देखा था कि अप्रूवल का जो मोशन होता है या फिर अप्रूवल का रेजोल्यूशन होता है वो दोनों हाउस को पास करना पड़ता है। 1 महीने के अंदर पहले पास करना पड़ता है और फिर जब 6 महीने हो जाते हो तब पास करना पड़ता है। ठीक है, तो पास जो करेगा, अप्रूवल का जो रेजोल्यूशन पास होगा वो दोनों हाउसेस से होगा, पर जो डिसअप्रूवल का रेजोल्यूशन पास होगा वो सिर्फ लोकसभा से ही होगा। वहां पे राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। पहली चीज ये, disapproval resolution is required to pass by Lok Sabha only, while approval resolution is required to pass by the both the houses. पहली चीज ये। दूसरी चीज, अप्रूवल रेजोल्यूशन में हमने देखा था कि स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजोरिटी में पहले टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की मेजोरिटी लेंगे, फिर जो प्रेजेंट एंड सिटिंग है उसमें 2/3 मेंबर की मेजोरिटी लेंगे और फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, वहां पे सिंपल मेजोरिटी होगी। तो ये थी स्पेशल मेजोरिटी। तो अप्रूवल रेजोल्यूशन में स्पेशल मेजोरिटी थी, हमने देखा था अच्छे से। बट डिसअप्रूवल रेजोल्यूशन में सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी काफी है। डिसअप्रूवल मोशन में अगर लोकसभा के मेंबर्स को लगता है कि हाँ हमें डिसअप्रूव करना है तो बस एक सिंपल मेजोरिटी दे देंगे और उससे ही डिसअप्रूव हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जब पावर को एक्सरसाइज करना है गवर्नमेंट को, ये बहुत बड़ी पावर है, तो अगर इस पावर को एक्सरसाइज करना है तो बहुत सारे चेक्स है। बहुत डिफिकल्ट है पावर को एक्सरसाइज करना, दोनों हाउसेस से पास कराना, एक वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। पहले 1 महीने के अंदर उसे पास करवाना पड़ेगा, फिर हर 6 महीने में वो रेजोल्यूशन फिर से पास होगा। तो ये चेक्स है। बट डिसअप्रूवल में ऐसा कोई चेक नहीं है। डिसअप्रूवल में पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो कभी भी चाहे, लोकसभा चाहे तो कभी भी 1/10 मेंबर उसके प्रेसिडेंट या स्पीकर को रेजोल्यूशन देके 14 दिन की सिटिंग बैठा के उसे डिसअप्रूव कर सकते हैं। लोकसभा अगर एक डिसअप्रूवल पास करेगी वो भी सिर्फ सिंपल मेजोरिटी में, तब भी प्रोवोकेशन हो जाएगा इमरजेंसी का। तो इससे ये पता चलता है नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को डिसअप्रूव करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट अप्रूव करना उतना ही मुश्किल है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल इमरजेंसी कब कब लगी थी। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, बट मैं एक बार फिर से आइडिया देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो लगी थी 1962 में। इस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और ये लगी थी चाइना के साथ वॉर की वजह से।
ठीक है, तो ये एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर वॉर की वजह से लगी थी, एक्सटर्नल इमरजेंसी थी। फिर सेकेंड इमरजेंसी लगी थी 1971 में। इसमें प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदिरा गांधी ही, और ये लगी थी पाकिस्तान की वॉर की वजह से। फिर थर्ड इमरजेंसी लगी थी 1975 में, इंदिरा गांधी ने ही लगाई थी, और इसका रीजन उन्होंने दिया था इंटरनल डिस्टरबेंस। हमने देखा था इंटरनल डिस्टरबेंस 1978 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में था, बट 1978 के बाद एक अमेंडमेंट पास हुआ, उसमें इंटरनल डिस्टरबेंस को कर दिया गया आर्म रेबेलियन, राइट। अब ये इंटरनल डिस्टरबेंस था क्या? जो ये इंटरनल डिस्टरबेंस उन्होंने बताया था, ये सब एक बहाना था। असली में जो हुआ था मैं आपको बताता हूँ। 1971 में इलेक्शन हुए थे। 1971 के इलेक्शन इंदिरा गांधी जीती और ये प्राइम मिनिस्टर बन गई। इनकी जो सीट थी वो उत्तर प्रदेश की बरेली कॉन्स्टिट्यूंसी की थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बरेली कॉन्स्टिट्यूंसी की, हाँ वहीं की थी शायद। अब इन्होंने वहां पे जो इलेक्शन लड़े उसमें इन्होंने काफी मैल प्रैक्टिसेस करी, गलत तरीके से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और गलत तरीके से ही जीत गई। अब उसका केस फाइल हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आती थी बरेली कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल होगा, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट की हुई, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ और 1975 में कोर्ट का डिसीजन आया कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था वो इलीगल था। कोर्ट ने भी डिसाइड कर दिया कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन इलीगल था और इसलिए हम इनके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करते हैं। कोर्ट ने इनके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। मतलब जो ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी, इन्हें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, वॉइड हो गया था वो। और हाई कोर्ट ने यह भी बोला ये अगले 6 सालों तक कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी। तो अब देखिए इंदिरा गांधी ने क्या करा। अब इनकी सीट जाने वाली थी, देखा 6 सालों तक ये लड़ नहीं सकती थी। ऑल दो 1971 में इलेक्शन लड़ा था, 1975 चल रहा था जब ये आया ऑर्डर, तो 1 साल ही बचा था इनके पास, इनके टर्म का 1 साल ही बचा था। बट फिर भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी और वो 1 साल पहले भी रेजिग्नेशन के लिए बोल देते इनसे। इनका पूरा जो चेयर थी, इनका टर्म था, वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। अब क्या हुआ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। पहली चीज तो इन्होंने ये करी, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अब जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी तो इन्हें टाइम मिल गया, ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी कोर्ट का डिसीजन आता है और हम अपील कर देते हैं तो उस कोर्ट के डिसीजन पे स्टे लग जाता है। फिर जब तक सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर का कोर्ट डिसाइड नहीं करता कि क्या होना चाहिए, तब तक जो उसके नीचे वाला कोर्ट है उसके ऑर्डर पे स्टे लग जाता है। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे लग गया स्टे, ठीक है। मतलब अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक ये प्राइम मिनिस्टर रहती, मतलब 1 साल का कंटिन्यूशन वाला टर्म था, ये उसमें रहती। इन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, तो मतलब ये इन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टर वाली जो पोजीशन थी 1 साल की बची थी वो सिक्योर करी। दूसरा ये गई फारूक अहमद अली के पास। फारूक अहमद अली उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे और मैंने आपको बताया था कि 1978 जो 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें ही ऐसा बोला था कि अब कैबिनेट के रिटन स्टेटमेंट चाहिए तभी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करेगा। बट अभी चल रहा है 1975 और प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव कर सकता था, प्रोक्लेम कर सकता था। तो ये रात में गई फारूक अहमद अली सर के घर पे और उन्होंने उनसे बोला कि आपको नेशनल इमरजेंसी करनी पड़ेगी। और सुबह उठते ही इनके कैबिनेट को भी नहीं पता था, मतलब इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नहीं पता था, देश में किसी को भी नहीं पता था। और सुबह उठते ही जब न्यूज़पेपर देखे लोगों ने तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो चुकी थी। अब इससे क्या हुआ, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो अब क्या हुआ, अब बहुत चीजें हो गई। इनके पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स आ गई। इन्होंने सबसे पहले जुडिशरी की पावर्स खत्म करने की कोशिश करी। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट एक्ट निकाला 1976 में, जिसमें इन्होंने बोल दिया कि जो जुडिशियल पावर है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता नेशनल इमरजेंसी पे, नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती, ठीक है। जुडिशियल पावर खत्म हो गई, ये हमने देखा था। दूसरा, जब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है
तो फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे खत्म होते हैं। फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे और कोर्ट में डाल और जेल में डाल देंगे बिना ट्रायल के। तो जितने भी अपोजिशन में लीडर्स थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, उन सबको जेल में डाल दिया गया। जितने भी अपोजिशन लीडर थे सबको जेल में डाला गया। जेपी नारायण भी थे, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। जिसे जेपी नारायण भी थे, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे अपोजिशन लीडर को जेल में डाला। प्रेस की लिबर्टी खत्म कर दी, सेंसरशिप ऑफ प्रेस। अब जितने भी आर्टिकल छपते थे न्यूज़पेपर पे, वो सिर्फ गवर्नमेंट के फेवर में ही होने चाहिए थे। जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होता था उस पर वो फाइन लगाते थे या फिर वो पूरी प्रेस को सीज कर देते थे। चौथा, इन्होंने फोर्स स्टेरिलाइजेशन करा दी। इनके बेटे जो संजय गांधी थे, उन्होंने फोर्स स्टेरिलाइजेशन कराई। वैसे गवर्नमेंट ने बोला था कि वॉलेंटरी स्टेरिलाइजेशन है, बट संजय गांधी ने अपने नीचे के ऑफिसर्स को एक कोटा दे रखा था कि तुम्हें इतने इतने स्टेरिलाइजेशन करना है और नहीं करोगे तो तुम्हारी जान जाएगी, तुम्हारी नौकरी जाएगी। तो फिर वो ऑफिसर्स जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के आते थे, जो अंडर प्रिविलेज क्लास सोसाइटी होती है उन्हें पकड़ के लाते थे, उनका फोर्स स्टेरिलाइजेशन कराया। तो इसलिए ही वो जो इमरजेंसी वाला पीरियड है उसे डार्केस्ट आवर्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, डार्केस्ट एज ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी ने बहुत ही गंदी तरीके से इमरजेंसी प्रोविजन का फायदा उठा के अपना रूल एस्टैब्लिश करा था, मतलब तानाशाह बन गई थी। प्रेस लिबर्टी खत्म और फोर्स स्टेरिलाइजेशन हो रहा है। लिबर्टी सारी खत्म हो गई, सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए। कोर्ट में कोई नहीं जा सकता उन एक्शंस के अगेंस्ट। जितने भी अपोजिशन में लीडर्स थे सबको जेल में डाल दिया, तो कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाला ही नहीं है। और नाम क्या दिया? इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस कैसे? कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं थी। जिससे इंदिरा गांधी की सीट सिक्योर रहे, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी इशू करी थी। तो ये हुआ था। इसलिए ही 1975 की जो नेशनल इमरजेंसी है वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल है। बाद में कमेटी भी बनी थी और उस कमेटी ने यह बताया था कि वो नेशनल इमरजेंसी अपने पर्सनल गेन के लिए यूज करी गई थी। एनीवेज, ये 3 टाइम हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी थी। अब हम देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है। अब मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लग गई हमारे देश में, किसी भी रीजन से लगी, चाहे वो आर्म रिबेलियन हो, चाहे वो एक्सटर्नल वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, वॉर हो, किसी भी रीजन से हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी, तो अब इफेक्ट क्या होगा? अब 3 इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, सबसे पहला इफेक्ट होगा सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में। दूसरा जो इफेक्ट आएगा वो है लोकसभा और स्टेट असेंबली की लाइफ पे। और तीसरा जो इफेक्ट आएगा वो आएगा हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। ठीक है, अब आप मानिए जब भी अगर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो 3 चीजों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा। सबसे पहला किस पे? सेंटर और स्टेट के रिलेशंस पे। दूसरा आएगा लोकसभा और स्टेट असेंबली की लाइफ पे। और तीसरा इफेक्ट आएगा हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटर और स्टेट रिलेशंस में क्या क्या इफेक्ट आया। अब इसके अंदर भी हम 3 चीजों को देखेंगे। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव के रिलेशंस को देखेंगे। पहले मैं आपको नॉर्मल टाइम का बताता हूँ। नॉर्मल टाइम में सेंटर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को थोड़े बहुत डायरेक्शन दे सकते हैं, बट कुछ ही चीजों पे। जैसे 7th शेड्यूल, हम कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स होते हैं, 7th शेड्यूल में लिस्ट दे रखी है कि स्टेट इन वाले सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है, यूनियन इन वाले सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है, और फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट है। 3 लिस्ट दी है, एक यूनियन की, एक स्टेट की और एक कॉन्करेंट की। यूनियन में सिर्फ यूनियन लॉ बना सकता है, स्टेट लॉ नहीं बना सकता। स्टेट में सिर्फ स्टेट बना सकता है, यूनियन नहीं बना सकता। और कॉन्करेंट में दोनों सेंटर और स्टेट मिलके लॉ बना सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। मतलब सेंटर पावरफुल है बट स्टेट भी पावरफुल है, स्टेट वीक नहीं है। स्टेट की खुद की एक ऑटोनॉमी है, स्टेट की खुद का एक पूरा फंक्शन है, स्टेट अपने लॉस खुद बनाता है, तो इसे फेडरल सिस्टम बोलते हैं। तो नॉर्मल टाइम पे जो कॉन्करेंट लिस्ट मैंने आपको बताई, जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकता है, तो सेंटर स्टेट को कुछ डायरेक्शंस दे सकता है कि हाँ तुम्हें ये इस अकॉर्डिंगली बनाना है, तुम्हें ये इस अकॉर्डिंगली बनाना है। बट नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर उन स्टेट वाले मैटर्स पे भी लॉ बना सकता है, या फिर स्टेट को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है कि तुम्हें इस मैटर पे ही लॉ बनाना है, तुम्हें ऐसे ही बनाना है, चाहे वो स्टेट लिस्ट में हो। ठीक है, तो सेंटर के पास इतनी ज्यादा पावर हो जाती है कि वो स्टेट में भी इंटरफेयर कर सकता है, स्टेट की पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर कर सकता है, स्टेट के सब्जेक्ट्स पे भी लॉ बना सकता है और स्टेट को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है किसी भी चीज पे। तो ये तो होता है एग्जीक्यूटिव में। इस पे स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं करते।
स्टेट गवर्नमेंट रहती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहेगी, वो वहाँ के जो गवर्नर है वो भी रहेंगे, चीफ मिनिस्टर भी रहेंगे, बट वो सेंटर के अंडर में आ जाएगा, सेंटर उनका बॉस बन जाएगा, जो सेंटर डायरेक्शन देगी स्टेट गवर्नमेंट वो ही करेगी, चाहे वो कोई सी भी पार्टी की हो। मान लीजिए अगर सेंट्रल में बीजेपी है और स्टेट में कांग्रेस है, तो कांग्रेस को बीजेपी की बात माननी पड़ेगी अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो गई। तो ये थे एग्जीक्यूटिव। अब हम लेजिस्लेटिव रिलेशन देखते हैं। वो भी मैंने आपको बता दिया, पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट पे जो स्टेट लिस्ट में उस पर लॉ बना सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर की पावर सस्पेंड नहीं हुई है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर अपने स्टेट पे लॉज बना सकता है, बट अगर सेंटर को लगे कि नहीं ये वाला लॉ ज्यादा सही रहेगा, ये वाला तुम्हें ऐसा करना है, तो वो ओवरराइड हो जाएगा, जो सेंटर बोलेगा वो ही होगा। तो सेंटर मतलब चाहे तो उसे ओवरराइड कर सकता है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स खत्म नहीं हुई, लेजिस्लेटिव पावर स्टेट की वैसी ही रही है, सस्पेंड नहीं रही, बट सेंटर उसे ओवरराइड कर सकता है, सेंटर उस पर लॉ बना सकता है स्टेट सब्जेक्ट पे। और कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी बन जाता है, फेडरल नहीं होता। फेडरल नॉर्मल टाइम्स में होता है कि स्टेट लिस्ट पे से स्टेट ही लॉ बनाएगा, यूनियन लिस्ट पे यूनियन लॉ बनाएंगे, ऐसे डिवाइडेड है। तो स्टेट के पास एक तरीके से पूरी पावर है अपने खुद के लॉज बनाने की। बट जब नेशनल इमरजेंसी आती है तो फेडरल सिस्टम खत्म हो जाता है और यूनिटरी आ जाता है। यूनिटरी मतलब पूरा एक सेंटर, जितने भी स्टेट्स है वो सब सेंटर के अंदर ही आ गए, सेंटर के पास सारी पावर है उन स्टेट्स को कंट्रोल करने की, तो ये यूनिटरी हो गया। अब यूनियन ने जो स्टेट सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाए हैं वो 6 महीने बाद खत्म हो जाएंगे जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। अब मान लीजिए इमरजेंसी जैसे जनवरी में खत्म हुई, तो जून तक आते आते जो यूनियन ने स्टेट सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाए हैं, ये याद रखिए, जो यूनियन ने स्टेट सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाए हैं वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, अगर अगर स्टेट चाहे तो वो फिर से उसे अप्रूव कर सकता है, वो बात अलग है, बट अगर नहीं करता तो 6 महीने बाद वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। और हमने देखा था कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस क्या होता था, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता था जो यूनियन गवर्नमेंट बना सकती थी। बट अब जब नेशनल इमरजेंसी आ गई और पार्लियामेंट भी सेशन में नहीं है, तो फिर इसमें प्रेसिडेंट स्टेट सब्जेक्ट्स पे भी लॉ बना सकता है। नॉर्मल टाइम्स में तो वो बस यूनियन सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता था, राइट, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती थी। बट अब मान लीजिए पार्लियामेंट अभी भी सेशन में नहीं है और नेशनल इमरजेंसी चल रही है और प्रेसिडेंट को कोई लॉ बनाना है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है स्टेट सब्जेक्ट्स पे भी। और ये 6 हफ्तों बाद खत्म हो जाएगा। जैसे नॉर्मल हो जाता था 6 हफ्ते बाद कोई भी ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता था जब तक उसे पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती थी, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। 6 हफ्तों बाद वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा जब तक स्टेट लेजिस्लेचर उसे अप्रूव नहीं करेगी। तो ये लेजिस्लेटिव का रिलेशन था। अब हम सेंटर स्टेट में फाइनेंशियल देखते हैं। हमें पता है कि प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करता है हर 5 साल में। जो भी टैक्स आता है फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि उसे स्टेट और सेंटर में बांट दिया जाए, ठीक है, वो जो रेवेन्यू आता है सेंटर और स्टेट में बट जाता है। बट नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे वो वाला पूरा जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी चेंज हो जाएगा। अब प्रेसिडेंट या तो उसे पूरा कैंसिल कर सकता है कि नेशनल इमरजेंसी चल रही है, हमारे पास पैसे की जरूरत है, तो हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते जो भी टैक्स आया, या फिर उसे कम भी कर सकता है, ठीक है। हाँ, बट ये जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर होंगे, मतलब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो ऑर्डर होंगे, वो पार्लियामेंट के सामने बैठाए जाएंगे और फिर पार्लियामेंट अप्रूव करेगा, तभी वो ऐसे हो सकता है। तो ये थी फाइनेंशियल रिलेशंस। अब हम दूसरा इफेक्ट देखेंगे। पहला इफेक्ट तो हमने देख लिया, इफेक्ट ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन, जिसमें 3 आते थे, जिस एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव और एक फाइनेंशियल। अब हम दूसरा इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली। सिंपल है, लोकसभा की लाइफ बढ़ सकती है क्योंकि इलेक्शन तो हो नहीं सकते, नेशनल इमरजेंसी चलिए तो इलेक्शन तो होंगे नहीं। तो अगर 5 साल का टेन्योर है बट नेशनल इमरजेंसी चल रही है, तो वो 5 साल से ज्यादा भी हो सकती है और एक बार में 1 साल तक चल सकती है, 1 साल से ज्यादा भी हो सकती है, मतलब अनलिमिटेड टाइम तक कोई भी वो स्टेट लेजिस्लेचर चल सकता है। वैसे 5 साल तक होती है, बट 5 साल का खत्म हो गया, अब 1 साल वो एक्स्ट्रा चल सकती है, 6 साल हो गया। बट अगर पार्लियामेंट ने उसे फिर से अप्रूव करा, फिर वो और भी ज्यादा टाइम के लिए चल जाएगी, अनलिमिटेड टाइम के लिए। तो बता हर साल पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा। सो द लाइफ ऑफ लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, नेशनल इमरजेंसी लग गई, उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसके 5 साल खत्म हो गए,
पर अब इलेक्शन नहीं हो सकते। पर ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट में कोई गवर्नमेंट ना हो, कोई मशीनरी ना हो, जब तक प्रेसिडेंट रूल ना हो। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल में सिर्फ नेशनल इमरजेंसी है और 5 साल खत्म हो गए। अब इलेक्शन तो कराएंगे नहीं क्योंकि नेशनल इमरजेंसी चल रही है। तो अब पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी जिसमें अब उस स्टेट लेजिस्लेचर की जो टर्म है, स्टेट गवर्नमेंट की जो टर्म है, वो 1 साल तक एक्सटेंड हो जाएगी। अनलिमिटेड टाइम के लिए हो सकती है, बट हर साल पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ेगा जब तक नेशनल इमरजेंसी चल रही है। पहली चीज ये, जब वो नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो जो एक्सटेंशन मिला है वो 6 महीने के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। 6 महीने को एक्सीड नहीं कर सकता। अब मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी चली 10 साल, 5 साल की तो नॉर्मल टर्म थी, वो खत्म हो गई। 5 साल हर साल एक्सटेंड करती रही पार्लियामेंट, तो 5 बार पार्लियामेंट ने एक्सटेंड करा हर साल, 5 साल वो चल गई। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई 10 साल बाद, तो अब 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने से ज्यादा उनकी एक्सटेंशन नहीं चल सकती। 10 साल के बाद 6 महीने, मतलब 10 साल 6 महीने के बाद अब दूसरे इलेक्शंस होंगे, दूसरी गवर्नमेंट आएगी। तो यह है कि 6 महीने के बाद नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के वो एक्सटेंशन कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यही लिखा है, पूरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। पार्लियामेंट में एक्सटेंड द नॉर्मल टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली बाय 1 year each time for unlimited time subject to maximum period of 6 months after the emergency has ceased to operate। ये मैं आपको बता दिया कि पार्लियामेंट एक लॉ से स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली की टर्म 1 साल और बढ़ा सकती है, हर साल उन्हें बढ़ानी पड़ेगी, अनलिमिटेड टाइम तक वो बढ़ा सकती है। और जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो 6 महीने बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, 6 महीने तक मैक्सिमम एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब हम देखेंगे तीसरा इफेक्ट और वो होगी फंडामेंटल राइट्स पे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दो इफेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे क्या इफेक्ट होता है, और लोकसभा और स्टेट असेंबली की लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है। लोकसभा का भी टेन्योर बढ़ सकता है और स्टेट असेंबली का भी टेन्योर बढ़ सकता है। लोकसभा अगर अपना टेन्योर बनाएगी तो कोई भी पार्लियामेंट में लॉ की जरूरत नहीं है, बट अगर स्टेट असेंबली का किसी टेन्योर बनाना है तो हर साल वो पास करना पड़ेगा, अनलिमिटेड टाइम के लिए पास हो सकता है। और नेशनल इमरजेंसी जब खत्म होगी तो 6 महीने तक मैक्सिमम उन्हें एक्सटेंशन मिलेगा, फिर दूसरी गवर्नमेंट बनेगी। अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स पे क्या क्या इफेक्ट होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है नेशनल इमरजेंसी का। फंडामेंटल राइट के इफेक्ट पे 2 आर्टिकल दे गए हैं नेशनल इमरजेंसी वाले सेक्शन में। एक है आर्टिकल 358 और एक है आर्टिकल 359। आर्टिकल 352 में हमने देखा था कि नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेशन दे रखी है कि नेशनल इमरजेंसी कैसे होती है। ठीक है, फिर आर्टिकल आता है 358 और 359। इन दोनों में बता रखा है कि कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स हमारी जाएगी। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 358 को देखेंगे। आर्टिकल 358 में दे रखा है जब भी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाएगी, चालू हो जाएगी, तो आर्टिकल 19 में जो हमारी फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 बताता है हमारा, और इसके अंदर ही 6 हमारी राइट्स आती है। आर्टिकल 19 के अंदर हमारी 6 राइट्स होती है। हम ये फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखिए, आर्टिकल 19 में जो राइट्स होती है, हमारी 6 राइट्स होती है टोटल, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है। कोई भी नोटिस नहीं चाहिए, कोई भी प्रेसिडेंट का ऑर्डर नहीं चाहिए। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगी, ये 6 राइट्स आर्टिकल 19 के अंदर जितनी भी राइट्स है वो सस्पेंड हो जाएगी। तो 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। आर्टिकल 19 में ना कुछ हमारी राइट्स भी दे रखी है, और फिर ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है जो हम पे भी लगते हैं और स्टेट के ऊपर भी लगते हैं। फिर स्टेट उन सारे रिस्ट्रिक्शन से फ्री हो जाता है। ठीक है, तो स्टेट इज फ्रीड फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय आर्टिकल 19। मतलब जो आर्टिकल 19 है वो इंसान, मतलब वो सिटीजन्स के लिए पूरा, मतलब जो आर्टिकल 19 है वो सिटीजन्स के लिए पूरा सस्पेंडेड हो जाता है। और अगर स्टेट चाहे तो इस आर्टिकल 19 के अगेंस्ट कोई भी लॉ बना सकती है। नॉर्मली क्या होता है, जब नेशनल इमरजेंसी नहीं होती, कोई भी अगर लॉ बनता है किसी भी हमारी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उसे हटा देती है, उसे अल्ट्रा वायस डिक्लेयर करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना के वॉइड कर देती है। बट जब नेशनल इमरजेंसी लग रही है तो स्टेट इस आर्टिकल 19 के अगेंस्ट लॉ बना सकता है, मतलब वो हमारी फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकता है जो आर्टिकल 19 हमें दे रखा है। कोई लॉ भी बना सकता है और कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन भी ले सकता है।
जो आर्टिकल 19 के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट हो। अब आप याद रखिए, स्टेट स्टेट लॉ भी बना सकता है, कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन भी ले सकता है जो आर्टिकल 19 के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट हो। और जब कोई भी स्टेट आर्टिकल 19 के प्रोविजंस के इनकंसिस्टेंटली लॉ बनाएगा या फिर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लेगा तो कोर्ट भी रेमेडी प्रोवाइड नहीं करेगा। सो नो रेमेडी लाई इन द कोर्ट। तो कोई भी सिटीजन सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकता कि हमारी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के अंदर वॉयलेट हो गई है, स्टेट ने वॉयलेट कर दी। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 के अंदर जितनी भी फंडामेंटल राइट्स है, 6 फंडामेंटल राइट है, वो सब सस्पेंड हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट भी या फिर हाई कोर्ट के अंदर हम जाके उसकी रेमेडी नहीं ले सकते। नेशनल इमरजेंसी जब खत्म हो जाएगी तब भी जो एक्शन लिया गया है या फिर लॉ बना गया है, कोई भी रेमेडी तब भी नहीं मिलेगी। अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया या फिर कोई लॉ बनाया आर्टिकल 19 के इनकंसिस्टेंट में, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कोई भी रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर सकता, चाहे नेशनल इमरजेंसी खत्म भी क्यों ना हो जाए। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो आर्टिकल 19 के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं वो तभी होते हैं जब नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन के ऊपर डिक्लेयर करी गए, या तो एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर वॉर। मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी अगर होगी, हमने देखा था कि एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है, इंटरनल इमरजेंसी होती है, या नेशनल इमरजेंसी में दो पार्ट होते हैं। तो अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो ही आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट्स है वो सस्पेंड होगी। अगर इंटरनल इमरजेंसी लगेगी, मतलब आर्म्ड रेबेलियन, तो फिर हमारे आर्टिकल 19 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है, 6 फंडामेंटल राइट्स, वो सस्पेंड नहीं हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला प्रोविजन भी 44th अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था 1978 में। 1978 से पहले जो 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उसमें ये आर्टिकल 19 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी सस्पेंड कर दी गई थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में। बट फिर 44th अमेंडमेंट का प्रोविजन आया और उसमें बता दिया गया कि जो एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर वॉर होगी, मतलब जो एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी, उसमें ही हमारी आर्टिकल 19 की जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड होगी। बट इंटरनल इमरजेंसी, मतलब जो आर्म रेबेलियन होगी, उसमें आर्टिकल 19 के अंदर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होगी। तो ये आर्टिकल 358 था जिसमें हमारी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के अंदर सस्पेंड हो जाती है। दो ग्राउंड पे ही होती है, अगर कोई वॉर हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी पे ही सस्पेंड होगी। इंटरनल इमरजेंसी जो आर्म रेबेलियन होती है उस पर सस्पेंड नहीं होगी। अब हम देखेंगे आर्टिकल 359 क्या बोलता है। आर्टिकल 359 में आर्टिकल 19 के अलावा जो फंडामेंटल राइट्स होती है वो सस्पेंड हो सकती है। वो सस्पेंड हो सकती है मतलब ऑटोमेटिकली नहीं होगी। आर्टिकल 358 में ऑटोमेटिकली हो जाती थी, मतलब जैसे ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई हमारा आर्टिकल 19 खत्म ऑटोमेटिकली। बट जो बाकी फंडामेंटल राइट्स है वो स्टेट या फिर यूनियन खत्म कर सकती है, मतलब वो गवर्नमेंट खत्म कर सकती है, उसके लिए ऑर्डर आएगा, वो ऑटोमेटिकली नहीं होती। सबसे पहले तो आर्टिकल 32 प्रेसिडेंट खत्म कर सकता है। आर्टिकल 32 ये बताता है कि अगर हमारी कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट जाके उसकी रेमेडी ले सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट इस आर्टिकल 32 को एक ऑर्डर में लिख देगा कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब अगर कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट होती है तो वो कोर्ट में जाके इन्फोर्सेबल नहीं हो सकती। मतलब एक तरीके से जो आर्टिकल 359 है वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ उनका इन्फोर्समेंट और रेमेडी जो हमें मिलती है वो सस्पेंड कर रहा है। मतलब आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके या फिर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का है 226, आर्टिकल 226, तो हम ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते ना हाई कोर्ट जा सकते अपनी फंडामेंटल राइट्स को अवेल करने के लिए, उसकी इन्फोर्समेंट कराने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि सारी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएगी। जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में ही फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में फंडामेंटल राइट मेंशन है आर्टिकल 15 की, या फिर आर्टिकल 22 की, या फिर आर्टिकल 25 की, सिर्फ वही फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होगी, बाकी का जो इन्फोर्समेंट है वो चलता रहेगा। मतलब उन्हीं फंडामेंटल राइट को हम इन्फोर्स नहीं करा सकते
जो उस ऑर्डर में लिखा गया है। जो सस्पेंशन है वो या तो पूरे नेशनल इमरजेंसी के पीरियड पे होगी, या फिर जो उस ऑर्डर में मेंशन होगा कि हाँ इस टाइम तक वो सस्पेंशन रहेगा, तभी होगा। तो ऑर्डर में वो सब कुछ मेंशन होगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ऑर्डर में जो जो होगा उसी के अकॉर्डिंगली होगा। और वो ऑर्डर भी पार्लियामेंट के सामने अप्रूवल के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का मन करे और उसने बस कर दिया कि ये वाली फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो रही है। वो पार्लियामेंट के सामने अप्रूव होगा, दोनों हाउसेस अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करा जाएगा। तो उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो भी राइट्स मेंशन होगी, गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट कोई भी लॉ बना सकती है और उन्हें हमसे छीन सकती है, सिर्फ उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को। अगर उस ऑर्डर में फंडामेंटल राइट 25, 26, 27 के बारे में दे रखा है कि ये वाली फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट नहीं होगा, तो गवर्नमेंट उसी लॉ के अगेंस्ट कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन कर सकती है, फिर कोई लॉ बना सकती है। बाकी की जो फंडामेंटल राइट्स है उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अब जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, तो जो भी ऐसा लॉ होगा जो हमारी फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। और हाँ, उसके लिए कोई रेमेडीज हमें नहीं मिलेगी कोर्ट में, क्योंकि जो हुआ था वो पुराना था, नेशनल इमरजेंसी के टाइम का। बट इमरजेंसी कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, बट वो सारे जो भी लॉ होंगे जो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट होंगे, वो खत्म कर दिए जाएंगे। अब इस पूरी चीज का एक एग्जाम्पशन है, आर्टिकल 359 का एक एग्जाम्पशन है। हमने देखा कि आर्टिकल 358 में आर्टिकल 19 हमारा चला जाता है ऑटोमेटिकली। आर्टिकल 359 में हमारी बाकी फंडामेंटल राइट्स जा सकती है अगर प्रेसिडेंट उसके ऊपर एक ऑर्डर बने, उस ऑर्डर में वो उस फंडामेंटल राइट के बारे में लिखे कि ये वाली फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट कोर्ट में नहीं होगा। बट इसका एक एक्सेप्शन है, दो फंडामेंटल राइट्स ऐसी है जिसके ऊपर प्रेसिडेंट हमारा इन्फोर्समेंट नहीं रोक सकता, वो है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 हमें अरेस्ट से प्रोटेक्ट करता है, जो बिना बात के आर्बिट्रेरी अरेस्ट होता है उससे प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 21 इज द राइट टू लाइफ या राइट टू लिव विद डिग्निटी। ये सब हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 इज द एग्जेम्पशन, और ये भी 44th अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया है। 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 भी नहीं थे, तो इसलिए ही किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था, उसका कोई ट्रायल भी नहीं होता था। तो अगर हम देखें उस टाइम की इमरजेंसी जो पावर्स थी, 1978 से पहले की इमरजेंसी पावर्स, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट थी और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। बट हमने रिफॉर्म करा, हमने इमरजेंसी पावर्स को कम करा, और अब ये सिनेरियो है। तो हमने अब तक क्या क्या देखा? तो हमने अभी तक नेशनल इमरजेंसी देखा। नेशनल इमरजेंसी में हमने दो टाइप की इमरजेंसीज पढ़ी, एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी। हमने ये देखा कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैसे होगी, हमने फिर डिसअप्रूवल भी देखा, हमने ये भी देखा कि रिवोक कैसे होती है। हमने फिर नेशनल इमरजेंसी जो हुई थी तीनों इंडिया में, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखा। हमने नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट्स देखे, तीन इफेक्ट होते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन पे हो जाते हैं, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के पीरियड में हो जाते हैं, उनके टाइम पीरियड के भी जाते हैं, और फंडामेंटल राइट में भी इफेक्ट पड़ता है आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में। तो नेशनल इमरजेंसी को खत्म करते हैं, तो ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट होता है। अब नेशनल इमरजेंसी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी बता के इमरजेंसी वाला चैप्टर खत्म करूंगा।